मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका स्वागत करता हूं। आज किसानों के लिए बड़ा दिन है। दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा किसान आज इकट्ठा हो रहे हैं और ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति के बैनर के नीचे 200 से ज्यादा किसान संगठन इकट्ठा होकर अपनी मांगों को लेकर आज दिल्ली में डेरा डालने वाले हैं, पड़ाव डालने वाले हैं और दिल्ली सरकार पर प्रेशर बनाने वाले हैं, केंद्र सरकार पर। लेकिन इधर राजस्थान में चुनावी जो माहौल है गर्म हो चुका है, इसमें भी किसानों के मुद्दे पूरी तरह गर्मा चुके हैं। कांग्रेस हो या भाजपा हो या तीसरा मोर्चा हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई भी ये जो संगठन हम जिनको देख रहे हैं, ये सारे संगठन राजस्थान में किसान कार्ड पर पूरी राजनीति इस बार खेलना चाह रहे हैं। घोषणा पत्र जारी हो चुके हैं कांग्रेस और बीजेपी के। उन दोनों घोषणा पत्रों में किसानों के मुद्दों को लेकर आज पड़ताल की है, जिस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। कांग्रेस का पहला मुद्दा है कि हमारी सरकार अगर बन जाती है तो हम लोग 10 दिनों में कर्जा माफी कर देंगे किसानों की 100%। अब ये राहुल गांधी भी घोषणा कर चुके हैं, घोषणा पत्र में भी ये चीज डाल चुके हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो कांग्रेस ये पैसा कहां से लाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि वर्तमान भाजपा सरकार 3 लाख करोड़ के कर्जे में, ये कर्जा छोड़कर अगर जाती है भाजपा सरकार तो 3 लाख करोड़ का कर्जा कांग्रेस को मिलेगा। खजाना वैसे भी खाली रहेगा और खजाने खाली में आप कह रहे हैं कि हम 10 दिन में ये पैसा दे देंगे, किसानों का कर्जा माफी के आदेश दे देंगे। ये पैसा कांग्रेस कहां से लाएगी, इस बारे में अभी तक कांग्रेस के किसी नेता ने कोई भी तथ्यात्मक बात नहीं की है, कोई फैक्चुअली बयान नहीं आया कि ये पैसा कहां से सरकार के पास आएगा। दूसरा मुद्दा कांग्रेस का है कि हम कृषि उपकरणों से जीएसटी हटा देंगे। जैसे ट्रैक्टर है, दूसरे कृषि उपकरण है, लेकिन ये जीएसटी का जो मामला है, ये सीधे तौर पर फायदा तो देता है किसान को, लेकिन सीधे तौर पर केंद्र से जुड़ा हुआ है। क्योंकि केंद्र, ये जो टैक्सेशन प्रणाली है जीएसटी की, ये केंद्र से नियंत्रित है और केंद्र में इस समय भाजपा की सरकार है। ऐसे में भाजपा सरकार के रहते हुए राज्य सरकार का बनाने के बाद में ये दावा करना कि भाई हम अपनी सरकार आने पर जीएसटी हटा देंगे, कितना इंप्लीमेंट कर पाएंगे, ये सोचने वाली बात होगी। कांग्रेस ने एक और मुद्दा उठाया है अपने इस घोषणा पत्र में कि वो बुजुर्ग किसानों को पेंशन की योजना लाएंगे, किसानों को लाभ देंगे। ये एक अट्रैक्टिव मुद्दा है जिसमें किसान उनको फायदा दे सकते हैं, किसान झुक सकते हैं कांग्रेस की तरफ। क्योंकि ये आज तक इस बारे में किसी ने चर्चा नहीं की गई कि किसानों के लिए भी कोई पेंशन की योजना हो सकती है राजस्थान में। कांग्रेस का 10वां वायदा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पंचायत स्तर पे एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स और एक सलाह के लिए केंद्र खोले जाएंगे, जो सीधे तौर पर एक ग्रामीण को फायदा देंगे। ये बहुत अच्छा स्टेप है कांग्रेस का, जो सीधे तौर पर कांग्रेस ने एक ग्रामीण लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे समझदार किसान को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। अगर ये ऐसा संभव करती है, कांग्रेस इसमें कामयाब हो जाती है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज होगी कि ग्रामीण लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे किसान को कुछ मदद मिल पाएगी, कुछ जानकारियां मिल पाएंगी, कुछ सलाह मिल पाएगी और कुछ मशवरा वो किसान वहीं पर अपने गांव में रहकर भी कर पाएंगे। 20वां वायदा जो किसानों के लिए कांग्रेस ने किया है वो मसाला बोर्ड की स्थापना करने का है। अगर मसाला बोर्ड की स्थापना होती है राजस्थान में तो ये मसाला उत्पादन से जुड़े किसानों के लिए फायदेमंद चीज साबित हो सकती है और इसका निश्चित तौर पर एक बड़े वर्ग को लाभ मिल सकता है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कुछ हास्यास्पद चीजें भी हैं। कांग्रेस का 8वां जो हम लोग मुद्दा उठाकर देखें, जो उन्होंने किसानों के लिए बोला है, घोषणा जो की है कि हम किसानों को गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराएंगे। अब ये देखने वाली बात ये है कि गुणवत्ता कहां से आएगी बिजली में? ना ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड की तो बिजली होती नहीं है। लेकिन अब बिजली में कौन सी गुणवत्ता कांग्रेस डालने वाली है, कौन सा करंट दौड़ाने वाली है, ये बड़ा हास्यास्पद सा है जो इन्होंने वायदा किया है। 22वां पॉइंट भी कांग्रेस का जो है किसानों के लिए, वो थोड़ा हास्यास्पद है कि कांग्रेस अगर आती है तो उन जिलों में जहां पर किसान भवन नहीं है वहां पर किसान भवन बनाए जाएंगे। आप विदेशी टेक्निकों को इंडिया में इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, अपने स्टेट में इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, वहां आप किसान भवन को विकसित करने की बात कर रहे हैं। जो बहुत बचे खुचे कुछ जगह हैं जहां पर ये किसान भवन बनाने की बात की जा रही है, जो बहुत कम बजट में भी हो सकता है, लेकिन केवल एक लुभावना सा वादा ये है। भाजपा के घोषणा पत्र की हम लोग बात करें तो भाजपा ने 26 वायदे किए हैं किसानों से, जिसमें हम लोग बात करें तो भाजपा ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए और एमएसपी पर काम करने के लिए भी बोला है। उनको उचित समर्थन मूल्य मिले किसानों को और उनको जो वो लागत आती है खेती करने की, उसके 1.5 गुना कम से कम एश्योरेंस मिल रही है किसानों को। अगर भाजपा ये करने में कामयाब होती है तो ये एक अच्छा कदम है, लेकिन इससे स्टेट पर भार बढ़ने वाला है, लोगों पर भार बढ़ेगा, महंगाई का बोझ भी बढ़ेगा अगर सरकार ऐसा करती है। 6वां वायदा ग्रामीणों के लिए भाजपा ने किया है कि मवेशियों के लिए और गायों के लिए जो है चिकित्सा सुविधाएं ज्यादा सुलभ हो जाएंगी, मोबाइल यूनिट्स की स्थापना हो जाएगी। ये बहुत अच्छा कदम है क्योंकि गांवों में बड़ी समस्या है इस समय वेटनरी को लेके भर्तियां भी नहीं हुई है बहुत लंबे समय से, और प्राइवेट सेक्टर इसमें सुविधाएं दे रहा है, लेकिन मोबाइल यूनिट्स की स्थापना होने से किसानों को निश्चित तौर पर इससे बढ़िया लाभ मिलने वाला है। कुछ हास्यास्पद चीजें भी हैं जो भाजपा के घोषणा पत्र में भी हैं। भाजपा ने अपने दूसरे वायदे में ये बोला है कि
कि हम लोग एक स्टार्टअप फंड बनाएंगे किसानों के लिए 250 करोड़ रुपए का, उससे किसानों को लाभ मिलेगा। लेकिन स्टार्टअप फंड का जो सीधे तौर पर लाभ लेने वाले हैं वो एंटरप्रेन्योर्स होंगे। किसानों को सीधे तौर पर इसका लाभ नहीं, प्रत्यक्ष कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। अप्रत्यक्ष लाभ हो सकते हैं जो जिसके परिणाम दूरगामी है, जिसके लिए आज हम लोग ये नहीं कह सकते कि सीधे तौर पर किसानों के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन एक लुभावना वायदा है कि हम 250 करोड़ रुपए सरकार आपके लिए खर्च करेगी। एक और वायदा भाजपा ने 7वें नंबर पे किया है कि हम 1000 किसानों को इजराइल की फ्री यात्रा कराएंगे, जिसमें इजराइल की टेक्निक्स को वहां से सीखकर किसान राजस्थान में इस्तेमाल करेंगे और पानी की भी बचत कर पाएंगे और अच्छी फसल भी पैदावार कर पाएंगे। लेकिन ये किसानों को पिछले अभी जो 2013 में सरकार बनी थी भाजपा की, ये भी बहुत सारे किसानों को विदेश ले जा चुकी है। पिछले 10-15 सालों से राजस्थान के उद्यान विभाग के, कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो मिड सेगमेंट के ऑफिसर्स हैं, वो ऑलरेडी इजराइल जा रहे हैं, किसानों को लेकर जा रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ नहीं है। 1 दशक निकल चुका है, अब क्या कहा जा रहा है कि 1000 किसानों को हम लोग घुमाएंगे, तो ये और एक किसानों को लॉलीपॉप दे दी गई है। 1000 किसानों को घुमा दिया जाएगा और उसके ग्रास रूट लेवल पर फिर से कोई परिणाम नहीं आने वाले, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड ये बोलता है कि अभी तक कोई परिणाम आए नहीं। तो बड़ा हास्यास्पद है कि एक लोक लुभावना जैसा वादा किया गया है, लेकिन इसका कोई फायदा सीधे तौर पर किसानों को, जमीनी हकीकत इसकी कुछ बनने वाली है नहीं। भाजपा के 8वां जो वायदा है किसानों के लिए, उसमें भी कुछ गोलमाल की गई है। भाजपा का यह कहना है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ऑर्गेनिक फूड और प्रोसेसिंग को और ऑर्गेनिक की जो चीजें हैं उनको बढ़ावा देंगे, जिससे किसान को सीधे तौर पर फायदा होगा। लेकिन यहां पर एक नोटिस करने वाली बात यह है कि ऑर्गेनिक को लेकर आज वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है, इसमें भी काफी सारा काम हुआ है। ऑर्गेनिक में जितने भी प्लेयर्स मार्केट में है, वो ऑर्गेनिक के नाम पर जो पैसा कमा रहे हैं, वो व्यापारी लोग पैसा कमा रहे हैं, किसान को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं मिल रहा है। वो लोग जिन्होंने इसको एक अच्छा बिजनेस समझ के कम गुणवत्ता की चीजें भी ऑर्गेनिक बताकर बेच रहे हैं, उन पर अगर जांचें बिठाए सरकार, तो सरकार को पता चलेगा कि ग्रास रूट लेवल पर क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक के नाम पर क्या क्या मिलावटी चीजें बेची जा रही हैं। तो एक बड़ा बेतुका सा है कि आपने जो ऑलरेडी इस पर काम कर रखा है, उस पर आपका नियंत्रण नहीं है, उस पर जांचें नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि उस पर कितना गोलमाल चीजें हो रही है बाजार में, और अब आप एक दोबारा एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि हम लोग ये करने वाले हैं। तो ये किसानों के लिए कोई ज्यादा फायदेमंद चीज नहीं है। इसके अलावा भाजपा ने अपने टोटल जो 26 मुद्दे उठाए हैं किसानों के लिए, उसमें से 30% केवल सिंचाई और पेयजल को लेकर है। एक 30% हिस्से को कवर करना घोषणा पत्र में, ये कहीं समझने वाली बात ज्यादा बैठती नहीं है, क्योंकि केवल सिंचाई परियोजनाएं और इन पानी से की व्यवस्थाओं को लेकर अगर आप 7 से 8 मुद्दे अगर इतने उठा देते हैं, तो फिर घोषणा पत्र में टोटल 26 में से 7 मुद्दे तो आपने केवल सिंचाई पर कवर कर दिए हैं। लेकिन किसानों के लिए बहुत सारा और भी काम है जो किया जा सकता है। इस मामले में कांग्रेस बीजेपी से थोड़ा आगे रही है कि उसने इस पर ज्यादा टाइम नहीं दिया है। वो केवल 7% जो घोषणाएं हैं, जो हम कह सकते हैं कि 27 में से 2 घोषणाएं ऐसी हैं जो सिंचाई और परियोजनाएं या पेयजल से संबंधित हैं, जो कांग्रेस ने जिसका ध्यान रखा है। लेकिन हम लोग यहाँ पर यह भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि तीसरा मोर्चा जो है राजस्थान में, वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट्स को लागू कराने को लेकर वायदे कर रहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम स्वामीनाथन आयोग को की रिपोर्ट से उनको लागू कराएंगे। हनुमान बेनीवाल का एक पुख्ता दावा है कि हम लोग इस पे काम करेंगे। लेकिन दोनों बड़ी पार्टियों ने, कांग्रेस और बीजेपी, किसी ने भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट या उसको लागू कराने की किसी योजना पर कोई चर्चा नहीं करी है। ये बहुत ही किसानों के लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि आज दिल्ली में भी जो किसान का जो पड़ाव है, किसान इकट्ठा हो रहे हैं, उनमें भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट्स को लागू कराने के लिए जोर है। किसानों की मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट्स में जो चीजें, जो रिकमेंडेशन की गई हैं, उनको लागू किया जाए। अब देखने वाली बात यह कि राजस्थान में क्यों दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं, जो सरकार बनाने में सक्षम हैं, वो क्यों स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा नहीं करना चाह रही हैं, क्योंकि कई असली फायदे हैं जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में एक आम आदमी को, एक आम किसान को मिल सकते हैं। ये देखने वाली बात होगी फिलहाल किसान किस सरकार को पसंद करने वाले हैं, किसकी सरकार बनाने वाले हैं। ये 11 तारीख को तय हो जाएगा परिणामों के साथ कि किसानों ने कौन से घोषणा पत्र को सिर माथे पर बिठाया। नमस्कार।